हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आज क्लास 11th के चैप्टर सेकंड की, जहां से स्टार्ट होती है हमारी मेन फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। तो आज बेटा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें हम चर्चा करेंगे कि मैकेनिक्स होती क्या है और मैकेनिक्स की कौन कौन सी ब्रांच होती है। इस सेकंड चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप समझ लेना 11th क्लास की फिजिक्स में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉमन सी बात है कि आपको स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यही सब कुछ आगे चल के काम आने वाला है। इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इसके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करूंगा और आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक, जहां से स्टार्ट हो रहा है मैकेनिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिक्स होती क्या है, ठीक है। तो मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स की दो ऐसी ब्रांच है जो सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच में आती है। मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच होती है, जिसमें हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम बॉडी की स्टडी करने वाले हैं जो रेस्ट में है, जो मोशन में है, और कई बार हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि वो मोशन में है तो किस कारण है, उसके कारण की स्टडी करने वाले, उसके कॉज की स्टडी करने वाले। तो मोशन और रेस्ट, पोजीशन, इसकी स्टडी करने को ही हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब बात करेंगे मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो आप सबको पता है मैकेनिक्स की 3 ब्रांच होती हैं। मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच होती हैं? 3 ब्रांच होती हैं, जिसको एक को हम कहेंगे, यहां पर एक को हम क्या कहेंगे, काइनेमैटिक्स, एक को कहेंगे स्टैटिक्स, एक को हम कहेंगे यहाँ पर काइनेमैटिक्स, एक को स्टैटिक्स और एक को डायनामिक्स। तो सबसे पहले स्टैटिक्स की बात होगी, है ना। स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। तो हमारे मैकेनिक्स की कितनी ब्रांच में बांटा गया? मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में बांटा गया, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक को कितनी ब्रांच में बांटा गया है? 3 ब्रांच में बांटा गया है, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक किसको कहते हैं? तो हम बात करेंगे, स्टैटिक हम कहते हैं जिसमें बॉडी किस में होती है, जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है। काइनेमैटिक किसको कहते हैं? जिसमें बॉडी मोशन में होती है। और डायनेमिक में हम पढ़ेंगे बॉडी मोशन में किस वजह से होती है। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बॉडी इन मोशन, और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं बॉडी इन मोशन विथ इट्स कॉजेज, और इसके कारण कौन कौन से, विथ इट्स कॉजेज। तो मैकेनिक्स को 3 ब्रांच में बांटा गया है, एक स्टैटिक्स, एक काइनेमैटिक्स और एक डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं बॉडी रेस्ट में होती है, काइनेमैटिक्स में हम बात करेंगे वो मोशन में है। हमको उसके मोशन से ये मतलब नहीं है कि वो क्यों है, किसके कारण है, किसकी वजह से है। हमको पढ़ना है उसकी मोशन क्या है, कितने टाइम पर है और कैसे चेंज हो रही है। बात समझ में आया? चेंज इन मोशन पढ़ेंगे, लेकिन हम उसके कारण की स्टडी नहीं करेंगे। कॉजेज की जब स्टडी नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। और जब हमारे पास में कारण आ जाएगा तो आप सबको पता है बॉडी की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है, वो हमारे फोर्स की वजह से। तो जब हम फोर्स की स्टडी करेंगे तो हम डायनामिक्स पढ़ेंगे। जब हम वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इनकी स्टडी करेंगे तो काइनेमैटिक्स, और जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी उसकी स्टडी करेंगे तो स्टैटिक्स। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मैकेनिक्स जो होती है वो सबसे फिजिक्स की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच होती है। कैसी होती है बेटा? ओल्डेस्ट ब्रांच होती है फिजिक्स की, सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच, जिसमें हम बॉडी के मोशन की, बॉडी के रेस्ट की और बॉडी के मोशन के कारण की स्टडी करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं, स्टैटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। तो स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स ये दोनों को हम चैप्टर 2 और 3 में कवर करने वाले हैं।
चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे फोर्स की बात, डायनामिक्स, जिसमें बात होगी प्योर डायनामिक के भाई उसके कारण क्या है जिसकी वजह से वो मोशन में है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 2 की। तो आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है भाई, चैप्टर 2 जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या नाम इसका? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये भी मैकेनिक्स का पार्ट है, और ये जो मैकेनिक्स का पार्ट है ये कौन से लिया गया है? काइनेमेटिक्स से। ऑब्वियसली बात है, इसमें हम जब इस मोशन की स्टडी करेंगे तो क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? काइनेमेटिक्स। तो हम कह सकते हैं ये चैप्टर 2 है, उसमें काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं ना, काइनेमेटिक्स। और इसी में जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो रेस्ट मतलब स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स भी इसी में आ जाएगा, है ना। लेकिन मेनली हम इसमें जनरली किसकी बात करने वाले हैं? काइनेमेटिक्स की। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले बात होगी बेटा, व्हाट इज पोजीशन। पोजीशन क्या है? ठीक है, पोजीशन क्या है। पर एक बात बताइए, पोजीशन को किससे मेजर करेंगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मेजर करेंगे? किससे मेजर करेंगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, कोई फिक्स जगह से, कोई फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो कहीं ना कहीं जिससे हम उस पोजीशन को देखने वाले, जैसे मैंने कहा मैं अपने इस कोने से, मेरे पास में 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा हूं, इसका मतलब मैं 10 मीटर की डिस्टेंस, मेरी पोजीशन इस कोने से है। लेकिन अगर मैं दूसरे कोने की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं कॉर्नर हमारा चेंज होगा, तो पोजीशन हमारी चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन भी किस पे डिपेंड करती है? हमारी कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड या रेफरेंस पॉइंट पर। वही रेफरेंस और पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इसमें अगर हम बात करें व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सबसे पहले हमको यही पढ़ना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तब आपको मैं बताऊंगा पोजीशन कैसे निकालते हैं, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा ऑब्जर्वर, एक ऐसी जगह जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, उसकी डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करने वाले हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फिक्स पॉइंट होता है, एक रेफरेंस होता है, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जहां से हम दूसरे ऑब्जेक्ट की क्या निकालने वाले हैं? पोजीशन। बात समझ में आ गई? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर एग्जांपल आपके पापा ने अभी मुझे कॉल किया और पूछा कहाँ है, तो मैंने बोला कि मैं अभी कोचिंग पर हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कोचिंग पर हूँ तो पापा मेरे घर से मुझे पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आइडिया लगा रहे होंगे कि मेरी पोजीशन घर से, मैं इतनी दूर पर हूँ, तो कहीं ना कहीं वो मेरी पोजीशन या मेरी लोकेशन को घर से ट्रैक कर रहे हैं, घर से ही सोच रहे हैं। तो वो घर जो है वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां से वो सोच रहे हैं, जहां से वो नापने वाले हैं। और मेरी ये जगह जो है वो मेरी क्या कहलाएगी? पोजीशन कहलाएगी। तो जैसे पोजीशन चेंज हो जाती है अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसलिए पर उस पर अपन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम अगर बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह होती है जहां पर ऑब्जर्वर होता है, वो रखा होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां से कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट की मेजर करने वाला है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन या लोकेशन। तो एक ऐसी जगह जिस पर ऑब्जर्वर क्या है? रखा हुआ है, जहां से वो उसको सबको ऑब्जर्व करने वाला है। या हम कहें एक ऐसा फिक्स पॉइंट जहां से हम किसी भी हर चीज की पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने वाले हैं, उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फिक्स पॉइंट जहां से उस ऑब्जर्वर को हर ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्पीड, वेलोसिटी को मेजर करना है। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फिर से वही बात आ गई, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं अभी कहाँ हूं, मैं यहाँ कोचिंग पर हूं, तो मैं किस जगह से अपनी बॉडी की पोजीशन को नापने वाला हूं। तो मैंने कहा मैं इस कॉर्नर से नापूंगा, तो यहां से मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया,
तो यहाँ से मेरी पोजीशन अलग होगी। मैं अगर इस पॉइंट से नापूंगा तो मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया, इससे मेरी पोजीशन अलग हो गई। जबकि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, उसके बावजूद भी मेरी पोजीशन चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करूंगा तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं चेक कर सकते। इसलिए आपको सबसे पहले बात करना पड़ेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट या ऐसा फिक्स पॉइंट जिससे 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 हम क्या करने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करने वाले हैं, फाइंड करते हैं। बात समझ में आ गया? एक ऐसा फिक्स पॉइंट, एक ऐसी जगह, एक ऐसा ऑब्जर्वर जहां खड़े होकर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को फाइंड करता है, वही कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप का होता है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब क्या होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनके चेंज होने से क्या चेंज हो जाता है, वो आइए समझते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहते हैं जो या तो रेस्ट में हो, मतलब फिक्स हो, चल नहीं रहा हो, कांस्टेंट हो, उसकी खुद की जगह बार बार चेंज ना हो रही हो, या तो हम उसको कहेंगे। या अगर वो मोशन में है तो फिर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर वो मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो फिर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, एक्सेलरेशन जीरो हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अपनी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है, मतलब ये खुद ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो, मतलब प्रोड्यूस हो चुका हो, एक्सेलरेशन हो। तो जब वो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी उसमें चेंज होगी, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमको कब देखने को मिलेगा? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम डायनेमिक्स पढ़ेंगे मींस फोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। जब हम स्यूडो फोर्स वगैरह आगे चल के पढ़ाएंगे तब पता चलेगा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम पर। तो ऐसा फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पोजीशन। मैंने आपसे कहा था जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लेंगे तो बात करेंगे पोजीशन की। तो एक्चुअल में अगर हम पोजीशन की बात करने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं एक्चुअल में किसी की लोकेशन पूछ रहा हूं। मैंने कहा तुम कहाँ हो, तो उसने बताया मैं यहाँ खड़ा हूं, तो वो अपनी लोकेशन बता रहा है, एक्चुअल में मैं उसकी पोजीशन पूछ रहा था। तो व्हाट इज पोजीशन? तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। ऑब्जेक्ट की लोकेशन को ही क्या कहते हैं हम? पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पोजीशन? लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोजीशन। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को ए से बी जाना था, एक रास्ता सीधा था जो वो 2 किलोमीटर से जा सकता था, एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, घूम फिर के जाता था 10 किलोमीटर तक। तो उसने कहा कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा
तो और इस रास्ते से जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा क्योंकि उनके दोनों के रास्ते की लेंथ अलग अलग थी, पाथ की लंबाई अलग अलग थी, इसलिए दोनों के डिस्टेंस में अंतर आ गया। एक यहां से गया तो उसको 10 किलोमीटर चलना पड़ा, एक जो सीधा गया उसको 2 किलोमीटर चलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से ये पता चलता है कि डिस्टेंस जो है वो टोटल पाथ की लेंथ होती है। तो द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी ऑब्वियसली मूव कर रहा होगा, तो कुछ लोग इसको मूविंग ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। बात समझ में आई? अब डिस्टेंस अगर इससे जाएंगे तो अलग होगा, इससे जाएंगे इस अलग होगा, तो ये भी आपको समझ में आया डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस हमेशा पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ। डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ। बात समझ में आया? चलिए, तो बहुत सिंपल सी चीज है, 9th क्लास में पढ़ा था। एसआई यूनिट इसकी मीटर होती है, सीजीएस यूनिट इसकी सेंटीमीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम याद कर लेंगे, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल याद कर लेंगे, और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी याद कर लेंगे। ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले मैकेनिक्स में काम आएंगे। चूंकि अभी हम मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ आपको ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब जिनकी भी यूनिट मीटर है वो सब की सब लेंथ कहलाती है। जो भी मीटर में नाप रहे हैं वो लेंथ है एक्चुअल में। तो चाहे रेडियस हो, चाहे आर्क हो, चाहे हाइट हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी हो, आपको याद रखना है जिसकी यूनिट मीटर है वो लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। तो डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर है, इसका मतलब डिस्टेंस भी एक लेंथ है, इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड टर्म में लिख देते हैं m पे पावर 0, क्योंकि इसमें m नहीं है, l तो है इसमें, टाइम भी नहीं है, तो टाइम की पावर भी 0 होती है। ये कैसी क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो ऑब्वियसली डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसकी डायरेक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अगर इधर से भी नहीं जाओगे ना, इधर भी जाओगे ना, इधर भी, तब भी आपकी डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, वापस लौट के आओगे तब भी कैलकुलेट होगी। तो डायरेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिस्टेंस को नॉर्मल जोड़ सकते हैं। कोई आदमी इधर 3 गया, फिर इधर चला गया, तो चाहे कितने भी एंगल पर हो आंसर 7 मीटर ही आएगा। कहने का मतलब डिस्टेंस जो है वो एंगल पर डिपेंड नहीं करता, और जो चीज एंगल पर डिपेंड नहीं करती वो वेक्टर नहीं होती, वो स्केलर होती है। करंट भी सेम एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, इसलिए वो भी स्केलर है। क्लियर? बात समझ में आया? तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। हाँ, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर 0 होगी, या फिर 0 होगी, या तो चलेगा ही नहीं, या तो चलेगा ही नहीं तो 0 है, और अगर चलेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है, ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। चलिए, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारी एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, तो आप कहीं से कहीं भी जाओ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है, ऐसे होते हुए, कोई सीधा जा रहा है, कोई ऐसे घूम के जा रहा है, पहुंच तो बीपी रहा है ना। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये इनिशियल हमारी x1 है और ये हमारी इनिशियल xi है, ये हमारी xf है, तो फाइनल इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या कहलाएगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसी को कभी कभार हम ऐसा भी बोल देते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल position, the shortest path between initial and final position is called displacement,
अच्छा, कुछ लोग इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर रास्ता ही नहीं है छोटा, मान लो सबसे छोटा ए से बी पर जा रहे हैं, पर यहाँ मकान बना हुआ है इतने में, सर हमको यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे, सबसे छोटा रास्ता तो ये है, तो सर हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट ये होगा क्या? नहीं, रास्ता चाहे हो या ना हो, आपका सबसे छोटा पाथ यही है, भले ही उस पर वो व्यक्ति चले या ना चले, डिस्प्लेसमेंट वही कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारा ये पॉइंट है और मेरे दीवार के बाद दूसरा पॉइंट है, तो भले ही दीवार से मैं निकल के नहीं जा सकता, पर मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा सीधा। बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगा, भले ये छोटा रास्ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही सीधा वाला रहेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर मैं ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस तो हुई 4 + 3 कितना? 7 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता यही है हमारे पास ए से सी पहुंचने के लिए, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर है। बाकी का यूनिट दोनों की सेम रहती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, एसआई यूनिट सेम है मीटर, सीजीएस यूनिट सेम है सेंटीमीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, क्योंकि ये भी एक लेंथ है। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ा स्पेशल है। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, व्यक्ति चाहे ऐसे जाए चाहे सीधा जाए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। चाहे बड़े रास्ते से जाए चाहे छोटे रास्ते से जाए, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, इसलिए पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इसमें ये व्यक्ति ए से बी गया, ओ से ए गया और फिर बी गया, तो 4 मीटर और 3 मीटर। तो आप सबको पता है कि भाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो ये 5 मीटर। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से सिर्फ कंसेप्ट समझाना था कि टेस्ट पर बाकी का क्वेश्चन अभी आएंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अभी अपन करेंगे, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब ये मैंने नोट इसलिए लिखा दिया बेटा, इस नोट को ध्यान से सुनना, बार बार हम इस चीज नहीं लगाएंगे। अगर हमारा परपेंडिकुलर और रेडियस, परपेंडिकुलर और बेस अगर सेम होता है तो ये r√2 होती है। अगर ये मान लो x है तो ये x√2 होगा। सॉल्व करके बताया कैसे? r² + r², 2r² √2r। तो हमारा ये क्या आ जाएगा बेटा? r√2। ठीक है, जब अगर r और r सेम है या परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो √2 टाइम्स हो जाता है। याद करना ये, क्योंकि बार बार ये चीजें सॉल्व नहीं करेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक आदमी 10 किलोमीटर ऊपर गया, फिर 10 किलोमीटर ईस्ट में गया। पहले नॉर्थ में गया फिर ईस्ट में गया। ठीक है, पहले नॉर्थ में गया फिर ईस्ट में गया। तो आप लोगों को याद रखना, ये ऊपर नॉर्थ नहीं होता, ये एक्चुअल में आपको दिखाया गया ये ऐसा है। नॉर्थ मतलब इनवर्ड गया है, और साउथ मतलब आउटवर्ड गया, ईस्ट मतलब लेफ्ट राइट गया है, और वेस्ट मतलब, और जब भी मैं अपवर्ड बोलूंगा वो बात नॉर्थ में नहीं आएगी, वो नॉर्थ तो अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहां से देखो बेटा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हमारा जो है वो अपवर्ड हो गया, और ये हमारा डाउनवर्ड हो गया। तो अगर कोई बोले आपसे कि अपवर्ड गया तो नॉर्थ में नहीं गया, अपवर्ड मतलब सीधा गया है ना, नॉर्थ में गया मतलब इनवर्ड गया, इसलिए वो दिखाते ऐसे है ना। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला 10 मीटर हमारा कहाँ गया, एक क्वेश्चन जो है वो आपसे दिखाया गया कि 10 मीटर नॉर्थ में गया, तो मान लो 10 मीटर नॉर्थ में गया, 10 मीटर, फिर ईस्ट में गया 10 मीटर, मान लो 10 मीटर ईस्ट में गया, 10 मीटर। ठीक है, और फिर बोल दिया जाए 10 मीटर ऊपर भी गया, तो आपको 10 मीटर ऊपर भी गया है ना। बात समझ में आया? तो आप इसको कैसे कर लेंगे? पहले इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगा के 10 10, ये आ जाएगा हमारा 10√2 है ना, और ये 10 मीटर ऊपर भी गया था, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल आंसर ये आ जाएगा
ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। ये 10 मीटर है, ये 10√2 है और ये हमको निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, x इक्वल टू √10 का स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 200, तो आंसर आ जाएगा 300 और ये आ जाएगा 10√3 मीटर। बात समझ में आया? इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट 10√3 आया और डिस्टेंस की अगर बात होती डिस्टेंस की तो ये आ जाता 10 10 10, तो कितना हो जाएगा 10 + 10 + 10, कितना हो गया 30 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, अच्छा 10 10 और 10, तो 10 10 ये गया तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से 10√2 आ जाएगा। अभी बताया था आपको, जब लेंथ और ब्रेथ सेम मतलब परपेंडिकुलर बेस सेम होगा तो ये 10√2 हो जाएगा। और ये ऊपर जा रहा है 10 मीटर, तो आप वहां से फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखें। 10 10 10 ये अभी ऊपर नहीं गया है, ये तो आपसे बोल रहा है पहले उसका मन हुआ कि वो 10 मीटर इधर ईस्ट में गया है ना, ईस्ट में गया, फिर उसका मन हुआ 10 मीटर वो नॉर्थ में गया, फिर वापस से ईस्ट में गया। तो भाई इसको 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 सॉल्व करेंगे कैसे, तो हमारा डिस्टेंस तो 10 10 10 30 हो जाएगा, डिस्टेंस में कोई दिक्कत, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना। तो भाई ये 10 है तो ये भी 10 होगा कि नहीं, ये 10 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, और ये 10 और ये 10 था तो ये भी 10, तो ये टोटल कितना हो गया 20। तो 10 और 20 का अपन पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है तो इसको अपन समझते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा समझ लेंगे। एक आदमी आर डायमीटर के उससे सेमी सर्कल से जाता है और फिर वापस ऐसे आता है ना। आपको पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है बताइए मुझे, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है ये ऐसे गया है तो एक सर्कल 2πr का होता है, तो आधा सर्कल कितने का होता है πr का होता है, पर रेडियस इसका πr नहीं है, रेडियस इसकी कितनी है πr/2, रेडियस कितनी होगी इसकी r/2, तो इसकी सेमी सर्कल से सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी πr/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा πr, और फिर r इधर गया तो ये हमारा r इधर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। r इसमें कॉमन ले लेंगे, π/2 + 1, ये डिस्टेंस आ गया हमारा, क्या आ गया डिस्टेंस, ये हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं अब तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया ये r है पूरा और ये भी r है, तो कितना हो जाएगा r√2, भले ही वो इस रास्ते से नहीं गया। डिस्प्लेसमेंट कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये 90 डिग्री पे, बिल्कुल ये 90 डिग्री पर है भाई, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। क्यों, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाई एक्सिस में गया r, एक्स एक्सिस में गया r, तो ये कितना डिग्री बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा r/2√2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेन क्वेश्चन यहां से देखेंगे अपन, है ना। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास में ये है नॉर्थ, ये है, ये चलो ऐसे मान लो ना, ये हमारा एक x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है, या मान लो इसको z मान लेते हैं ना, z और ये y। अब एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी इधर से ऐसे होते हुए जा रहा है, ऐसे, ठीक है, सेमी सर्कल फॉर्म में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर वो ऊपर जा रहा है, तो 3 एक्सेस में चला, एक्स में गया सेमी सर्कल में, वाई में गया फिर सीधा ऐसे, और फिर जेड में गया ऐसे, और यहां से कितना गया, तो देखो इस क्वेश्चन में लिखा है यहां से ये 2r रेडियस का गया, मतलब r रेडियस का, फिर r इधर और 2r इधर। ठीक है, तो देखो बेटा ये यहां से यहां तक किया गया 2r, और ये गया हमारा r इधर y में, और फिर z में भी 2r गया। अब हमको बताना था डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा रास्ता ही होता है ना, सबसे छोटे रास्ते को क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, ये सबसे छोटा रास्ता है, ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखी जाए
तो हम क्या करेंगे, पहले हम आधा सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने इसको और इसको, तो ये हमारा कितना था 2r और ये हमारा कितना था r। तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है बेटा, ऐसे ये 2r है ये r है, परपेंडिकुलर है कि नहीं बेटा बताओ। ये इधर 2r है और ये परपेंडिकुलर r है, तो ये कितना सॉल्व हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर प्लस r का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा 5r स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये कितना आएगा हमारा 5√5 और r। अब ये √5r है और इसके बाद फिर क्या कर रहा है, ये ऐसे में देखो बेटा, ऐसे में ये √5r है, फिर ऊपर गया तो ये भी तो परपेंडिकुलर है। देखो ये मान लो हमारे पास में मान लो प्लेन है एक, मैं बता देता हूँ। प्लेन में एक इधर था 2r, इधर था 2r और इधर था यहाँ से r, तो 2r और r तो कितना आ गया, ये डिस्टेंस आ गई हमारी √5r और ये 5r है √5r और ये ऊपर गया है 2r, तो भाई ये भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। ये डिस्टेंस जो है ये हमारी √5r, ये हमारी कितनी आई है √5r और ये 2r है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा देंगे, भैया ये √5r है ना, और ये हमारी 2r है, तो कितना आएगा ये, तो इसको सॉल्व कर ले। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट, मान लो x निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो भैया 2r का होल स्क्वायर प्लस √5r का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस, ठीक है हमारा कितना आ जाएगा 5r। बात समझ में आया, 5r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 और 4 9r स्क्वायर और ये आ जाएगा 3r, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये अच्छे टाइप का क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको अपन को सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा इसमें डिस्टेंस कितना होगा बताइए, डिस्टेंस और बता दीजिए। तो डिस्टेंस देखो बेटा, ये डिस्टेंस में वो यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना आएगा पाई आर, क्योंकि अब की बार तो डायमीटर 2r है तो इसका रेडियस तो r ही रहेगी, तो आधा चक्कर कितने का घूमेगा पाई आर का। फिर r इधर गया तो इसमें r जोड़ दो, फिर 2r ऊपर गया तो इसमें 2r भी जोड़ दो, तो टोटल कितना हो गया पाई आर प्लस 3r। तो इसका मतलब r कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा पाई प्लस 3, तो ये हमारा डिस्टेंस भी आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, ये बार बार वही क्वेश्चन है तो मैंने समझाने के लिए बताया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान लो हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, एक दूसरा सर्कल है जो हमारे पास में ये रखे हुए हैं प्लेन पर, है ना, और इसकी रेडियस है बेटा r, ठीक है, और ये पॉइंट है हमारा a। अब ये हाफ रोटेशन करता है, हाफ रोटेशन, ठीक है, क्या करता है हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब है एक पहिया है और नीचे उसका ए पॉइंट था, ये घूम के आधा ऊपर पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आधा घूम के ए पॉइंट आपका कहां पहुंच गया, यहां पर। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताइए अगर ये घूमेगा तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आधा घुमा है तो पाई आर, पूरा घुमा होता तो 2 पाई आर। जब मैं इसको आधा घुमाऊंगा भला इस तरीके से होते हुए, तो आधा अगर कोई साइकिल है उसको मैं सीधा कर दूंगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी पाई आर, तो कहीं ना कहीं आधा चक्कर कितनी लेंथ रखता है पाई आर, तो ये वाली हमारी कितनी आ जाएगी बेटा पाई आर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी पाई आर आ जाएगी। और ये कितना है 2r, r प्लस r 2r। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ये, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट 2r का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 4r² प्लस पाई स्क्वायर r² अंडर रूट में, और पाई r² देखो दोनों में कॉमन ले लेंगे तो r बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा हमारा कितना 4 प्लस पाई²। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितनी है तो पाई आर है, अगर डिस्टेंस पूछ लिया कितनी ट्रेवल की इसने तो पाई आर। बात समझ में आया? ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस चीज के बारे में। अगर कोई साइकिल घूमता है, एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो भैया इसका होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 चक्कर लगाता है तो 2 इंटू 2 पाई आर। अगर कोई 3 चक्कर लगाता है तो 3 इंटू 2 पाई आर। और अगर कोई n चक्कर लगाता है, कितने n, तो डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे सर्कल पर, n इंटू 2 पाई आर। अगर कोई घूमता है तो एक चक्कर पर 2 पाई आर, 2 चक्कर पे 2 पाई आर, 3 चक्कर पे 3 पाई आर, तो n चक्कर पे n 2 पाई आर। आधा चक्कर पे तो n की वैल्यू आधा है तो 1/2 इंटू 2 पाई आर। 1/4 चक्कर पे 1/4 इंटू 2 पाई आर। तो इस तरीके से हम n का उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डिस्टेंस आता जाएगा। एक चीज आपको ये समझना है, एक साइकिल में 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। तो एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई। एक डिग्री निकालेंगे 360 में से, 360 का डिवाइड, तो एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। एक डिग्री में कितने रेडियन, पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। उससे क्या फायदा होगा सर, इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा आपको क्वेश्चंस क्या है। देखो मान लो आपको एक सर्कल दिया गया है ना, ये सर्कल दिया गया और ये आदमी बोले यहाँ से मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया, बताओ मेरा डिस्टेंस कितना है, और रेडियस इसकी मान लो r है ना, डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस आपको भी पता है, यहाँ से वो ऐसे गया तो यही तो डिस्टेंस होगी। कितना एंगल घूमा, 360। तो आपको याद रखना है ना, एक डिग्री में वो कितना घूमता है, पाई अपॉन 180 रेडियन घूमता है। तो बताइए 60 डिग्री में कितना घूमेगा, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये कट जाएगा, कितना रेडियन आ जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन। इतना एंगल बना रहा है। अब आप सबको पता है एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और हमको आर्क ही तो निकालना है, यही तो निकालना था, डिस्टेंस ही तो निकालनी थी। तो आर्क तो डिस्टेंस है, एंगल कितना आया, पाई अपॉन 3, और आर्क कितना दिया गया है, डिस्टेंस जो हमें निकालनी है, और रेडियस इसकी कितनी है, r। तो आंसर आ गया पाई आर अपॉन 3। अब आपको कैसे पता था, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे चक्कर, एक पूरा चक्कर होता है 2 पाई आर का, हाँ सर पता है बिल्कुल। तो 360 डिग्री में 2 पाई आर घूमता है, तो एक डिग्री में तो 2 पाई आर अपॉन 360 घूमेगा, तो 60 डिग्री में 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 60 घूमेगा, तो ये कट जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 6 आएगा, कट के ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से मेथड लगाना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले जो एंगल डिग्री में दिया है उसको आपने रेडियन में बदल दिया, फिर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दिया। बात समझ में आया? अब मैं अगर आपसे इसमें ये भी पूछ लूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वैसे तो ये ठीक है, 360 का तो मैं भी पता है, 60 डिग्री साइड है सामने, तो ये भी ऑब्वियसली आर ही होगा, आर 3 मिलके इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बता दोगे इसका आंसर आर है डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन मान लो यहाँ 30 डिग्री दिया जाता, फिर क्या करते हैं? तो उस केस में आपको जब भी आपको एंगल में 2 पोजीशन दी जाए, जब भी आपको एंगल में 2 पोजीशन दी जाए, तो जैसे मैंने बताया ना, कोई भी एंगल दिया जाए, दो पोजीशन, मान लो यहां से यहां पहुंच गया, तो ये R1 है, ये R2, भले ये सेम हो या अलग अलग हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम होगा तो और अच्छी बात, अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा R1 पोजीशन है, ये R2 पोजीशन है, कोई व्यक्ति यहां से इधर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, R2 माइनस
r1। और दो वेक्टर का चेंज कैसे निकालते हैं, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा से। अच्छा भैया, तो ये फॉर्मूला है, ये हमने अभी आपको बता दिया है, इसका उपयोग करके हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने लिया, एक वैल्यू है 6 मीटर, एक है 3 मीटर और एंगल है 60, है ना, एंगल है 60। हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो एंगल कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा आर इक्वल टू क्या लगा देंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे हम सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम को साइन थीटा लगा देंगे कि हमें थीटा पता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस पता है, अरे भाई ये 90 डिग्री का एंगल नहीं है कि जो आप लगा दोगे, आप ऐसा एंगल है, ऐसे में कैसे लगा दोगे साइन और टेन, कुछ नहीं लगेगा, टेक्नोमेट्री का नहीं लगवाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम यहाँ पे हिसाब किताब कर लो, बोले ये 3 है ये 6 पता है तो ये तो मैं निकाल ही दूंगा, कभी नहीं, गलती मत कर देना। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल होता और ये पता होता 6 मीटर है, ये पता है 3 मीटर, तो ये निकाल देंगे आराम से। अगर ये एंगल पता है 60 डिग्री है, अरे आराम से निकल जाए, नहीं लेकिन राइट एंगल नहीं है ये, समझ रहे बात को। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट हम r2 माइनस r1, फॉर्मूला क्या बताया था, r1 प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा। r1 कितना दिया 3, r2 दिया 6 और थीटा कितना दिया 60। सॉल्व करके 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, 18 गया 36 में से 27, 3√3, यही आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों को नहीं पता होता, ये भूल जाते हैं, समझ गए ना। चलिए, ये तो बता ही दिया बेटा मैंने, है ना, तो मैं इसको बता ही दिया है, तो आगे बढ़ते हैं अब इस वाली कहानी पर। ये हमारे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, मान लो कोई बॉडी कह रहा है एक चक्कर लगा रहा है ना, अब एक चक्कर, एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस करवा देंगे। मान लो एक बॉडी, एक साइकिल है जिसकी रेडियस r है, और ये बॉडी जो है ना चक्कर लगा रहा है, इसको ऐसे, है ना, घूम रहा है। अगर मैं बोलूं ये बॉडी हमारे पास में ए पॉइंट से घूमते हुए ए पर ही आ गया, एक साइकिल लगा ली, एक साइकिल कंप्लीट कर ली, तो एक साइकिल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr, एक साइकिल में 2πr, तो भैया 2πr, r इसमें r दिया है, यही आंसर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि घूम गया है एक चक्कर, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 आया, क्योंकि चेंज इन पोजीशन कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया। मान लो आधा चक्कर लगाता तो क्या करते, और आधा चक्कर लगाते तो क्या होता। तो आधा चक्कर लगाने पर आपको पता है ये बॉडी यहां से चलते चलते ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे चलेगी, है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे चलते 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 यहां पहुंच जाएगी बी पर। तो डिस्प्लेसमेंट तो पाई आर आ जाएगा, मैंने बोला ना आधा चक्कर तो 1/2, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था डिस्टेंस का, क्या, n इंटू 2πr, चक्कर आ जाए तो n की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कटा πr, खत्म। और डिस्प्लेसमेंट r प्लस r कितना हो गया, 2r, r प्लस r कितना हो गया, 2r। बात समझ में। अगर मान लो 1/4 साइकिल कंप्लीट किया, कितना, 1/4, तो n की जगह क्या रखेंगे, 1/4, 2 से कट जाएगा πr/2, और 1/4 का मतलब होता है एक साइकिल के 4 पार्ट कर लिए, 4, उसमें 1/4 का मतलब 4 पार्ट में से एक पार्ट तुमने कवर कर लिया, एक पार्ट कवर कर लिया, तो यहां से चलकर कहां पहुंच गए, यहां पर। तो भैया ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो पहले ही बता दिया, अगर परपेंडिकुलर और बेस समान होता है तो r√2। और मान लो आपने 3/4 साइकिल कंप्लीट कर लिया, कितनी, 3/4, इसका मतलब एक साइकिल के 4 पार्ट, उसमें से 3 कंप्लीट कर लिए, तो यहां से चलेंगे 1 1 2 3, यहां पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया r और r कितना हो जाएगा, r√2 हो जाएगा, और बाकी का 3/4 कर लेंगे, 3/4 का तो मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। जैसे फोर्थ पॉइंट दिया गया, फोर्थ पॉइंट में क्या करेंगे, 3/4 डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस निकाल लें, तो 3/4 कवर किया इंटू 2πr, तो यहां पर 3 ये 2 से 2 कट गया, 2 बचा, πr, यही आंसर आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट पूछता, तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया r√2, सॉल्व कर लेंगे सीधा सा, r√2। इसी तरीके से आपको करना है। ये 7 कैसे करेगा, तो भाई यहां से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6 7, यही पहुंच जाकर, तो जो 3/4 का आंसर है वही 7/4 का होगा डिस्प्लेसमेंट में। और डिस्टेंस में बस यहाँ 7 आ जाएगा, 3 की जगह बस इतना अंतर आएगा, है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज कर लिए।
अगले टर्न पर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो पर लगातार देखते रहें, इससे आपका ये टॉपिक अच्छा हो जाए। थैंक यू।